हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को इसमें कवर किया जाएगा। पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से इसके प्रमुख स्थल, उनके खोजकर्ता व वो स्थल किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद करेंगे। और प्रमुख साक्ष्य जो मिले हैं उन स्थलों से, उनको भी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में अ, पढ़ लेते हैं और कोशिश करते हैं इनको याद करेंगे। दोस्तों, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य की मानी गई है। इस सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब दोस्तों, ऐसी सभ्यता जिसकी लिखावट मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागरी थे। 1924 में सर जॉन मार्शल ने एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, परंतु भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, परंतु भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी है, जो कि अब हरियाणा राज्य में पाया जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा थे। इस सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा कालीबंगा नाम का एक स्थल था, वहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब अपने भाव को चित्र के माध्यम से ये दर्शा देते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के नगर और घरों के विन्यास ग्रिड पद्धति में होते थे, मतलब कि एक क्रम में होते थे, एक लाइन में होते थे। इनकी तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। एक विद्वान थे पिगट, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में दोस्तों, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यह समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती तथा ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। दोस्तों, उस समय आज के 2500 ईसा पूर्व, मतलब कि आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व, सूती व ऊनी वस्तुओं का प्रयोग सिंधुवासी करते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग तांबे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, परंतु लोहे से यह सभ्यता परिचित नहीं थी। और शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए या तो ये लोग जलाने का या दफनाने का दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं। जलाने व दफनाने के दोनों साक्ष्य मिले थे। मतलब कि इस सभ्यता में अ, शवों का अंतिम संस्कार जलाने से व दफनाने से दोनों ही प्रथा से किया जाता था। चलिए अब हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि प्रमुख स्थल इसकी खोज किसने की और ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ये किस नदी के तट पे बसा था और इसके उत्खननकर्ता कौन थे। मतलब इसकी खोज किसने की थी। तो जब कोई चीज हड़पी जाती है तो कौन हड़पता है? जिसको दया नहीं आती है। और जिसकी चीज हड़पी जाती है वो रोता है। तो जो रोता है मतलब रावी, याद रखेंगे। रोता है से जब कोई चीज हड़पी जाती है तो कौन हड़पता है? जिसको दया नहीं आती है। मतलब दया राम साहनी इसके उत्खनन करता है। और एक व्यक्ति रोता है, जिसकी चीज हड़पी जाती है वो रोता है। तो हम याद रखेंगे रावी। रावी नदी के तट पे हड़प्पा नामक स्थल बसा हुआ था। अब दोस्तों, हम मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो, ये दोनों सिंधु नदी के तट पे बसे थे। तो इसको हम इस तरह से याद कर लेंगे कि जो दो स्थल हैं उनके अंत में दोनों में दड़ों लगा हुआ है, तो यह सिंधु नदी के तट पर बसे थे। दोनों दड़ों वाले स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। दोनों दड़ों वाले स्थल सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। अब मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता को हम ऐसे याद करेंगे। जो जब जोड़ने की बात होती है तो कुछ लोग उसमें खल डालते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हम याद रखेंगे राखल दास बनर्जी। जोड़ने की बात होती है तो उसमें लोग खल डालते हैं। अब है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को हम ऐसे याद रखेंगे कि मैक कुछ लोगों को मैक में बोलने में चंद लोगों को मैक में बोलने में मजा आता है। तो चंद से हो गया चनहुदड़ो और मैक से मैके और मजा आता है एनजी मजुमदार। चंद लोगों को मैक में बोलने से, चंद लोग होते हैं ना मैक में कुछ बोलते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता थे मैके और एनजी मजूमदार। अब हम देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा तो कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? घग्गर नदी के तट पर। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे कि कुछ लोग घिर जाते हैं अमल में, तब बीवी मारती है उनको थप्पड़। कुछ लोग होते हैं ना, जब अमल में घिर जाते हैं तब बीवी उनको थप्पड़ मारती है। तो कुछ लोग से हम याद रखेंगे कालीबंगा घिर जाते हैं मतलब घग्गर नदी के तट पर ये बसा हुआ था। अमल में अमल में से याद करेंगे
ध्यान रखेंगे अमलानंद घोष, और बीवी मारती है थप्पड़ तो बीवी लाल, थप्पड़ से याद रखेंगे बीके थापड़। इसके उत्खननकर्ता 3 लोग हैं। तो इसमें बी कुछ लोग खिल जाते हैं अमल में तो बीवी मारती है थप्पड़। तो ऐसे याद रखें, कुछ लोग से काली बंगन घिर जाते हैं अमल में। तो घिर जाते हैं मतलब घग्गर नदी के तट पर अमल में, मतलब अमलानंद घोष। तो फिर बीवी मारती है थप्पड़ तो बीवी बीवी से याद रखेंगे बीवी लाल, और थप्पड़ से याद रखेंगे बीके थापर। अब हम देखते हैं कोटदीजी। जो कोटदीजी स्थल था वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, और इसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद। तो कोसी नदी का जल दीजिए। कोसी से याद रखेंगे कि कोटदीजी और सिंधु, कोटदीजी और सिंधु, कोसी नदी का जल, कोसी नदी का जल या कोसी का जल, जल से याद रखेंगे फजल अहमद। दीजिए मतलब ये कोसी नदी का जल दीजिए। तो दीजी लास्ट में है तो उसमें लास्ट में हमने दीजिए भी जोड़ दिया है ताकि ये याद रहे कि कोटदीजी जिससे बन रहा है हमने कोसी को बनाया है ट्रिक से कि कोटदीजी का को और सिंधु का सी। कोसी नदी का जल से फजल अहमद, और दीजिए देखिए कोटदीजी के लास्ट में दीजी है तो इसी से मिलता जुलता हमने दीजिए को बना दिया है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि कोसी नदी का जल दीजिए। इससे कोटदीजी को से, और सी से सिंधु, और नदी का जल से फजल अहमद, दीजिए तो कोट दीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा स्थल रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। तो रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने। तो रंगपुर का तो सीधा सा ट्रिक बनना है कि रंगपुर और रंगनाथ राव, रंग से रंगपुर और रंग से रंगनाथ राव। अब ये किस नदी के तट पर बसा है? मादर नदी के तट पर। तो इसको ऐसे याद करेंगे, कुछ लोग जब रम पीते हैं तो रंग में आ जाते हैं। तो रम से याद रखेंगे कि रंगपुर मादर नदी के तट पर बसा हुआ है। कुछ लोग रम जब पी लेते हैं तो बहुत रंग दिखाने लगते हैं। तो मादर नदी के तट पर रंगपुर बसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है और जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो दोस्तों रोपड़ सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है और इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। तो कुछ लोग को लाज लगती है, शर्म आती है रोने में सबके सामने। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कुछ लोग को लाज लगती है, शर्म आती है सबके सामने रोने में। तो रोने से हो जाएगा रोपड़ स्थल, और लाज लगती है,
शर्म लगती है, तो लाज लगने से, लाज से याद रखेंगे कि सतलज नदी के तट पर रोपड़ बसा हुआ है। और शर्म आती है मतलब यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है, यज्ञदत्त शर्मा। तो इसकी ट्रिक ऐसे याद रखेंगे कि कुछ लोग को लाज लगती है, शर्म आती है रोने में, रोने से हो जाएगा रोपड़, लाज लगती है तो सतलज, और शर्म आती है तो यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है या खोज करता है और सतलज नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अब जो स्थल है वो है लोथल। तो दोस्तों याद रखेंगे कि लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। तो दोस्तों जब लाभ होता है तो व्यक्ति रंग दिखाने लगते हैं। तो लाभ लाभ से इन दोनों को जोड़ लेंगे कि लोथल जो स्थल था वो भोगवा नदी के तट पर था। तो लाभ लाभ ल से लोथल और भ से भोगवा। तो लाभ जब होता है तो व्यक्ति रंग दिखाने लगता है। तो लोथल जो स्थल था वो भोगवा नदी के तट पर था और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अब जो दूसरा स्थल है दोस्तों वो है आलमगीर पुल। आलमगीर पुल जो स्थल है दोस्तों वो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो इसकी ट्रिक है कि इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि आल डन हुआ यज्ञ, आल आल से आलमगीरपुर और डन हुआ तो हिंडन नदी और यज्ञ, आल डन हुआ यज्ञ, यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा। तो आल डन हो गया यज्ञ, तो आल से आलमगीरपुर और डन से याद रखेंगे हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है आलमगीरपुर। और आल डन हुआ यज्ञ, यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा। अब जो दूसरा स्थल है दोस्तों वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर स्थल दास्क नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज करता है ऑरेल स्टाइन। तो इसकी ट्रिक है डोल से दास को बांधो टाइट, डोल से दास को बांधो टाइट। तो दोस्तों ये रहा सुतका। तो दोस्तों दोपड़ दोपड़ जो स्थल है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है और उसको यज्ञदत्त शर्मा ने उसका खोज किया था। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, कुछ लोग को लाज लगती है, शर्म आती है लोगों के सामने रोने में। तो इसकी ट्रिक है कि लाज लज लाज मतलब सतलज और शर्म मतलब यज्ञदत्त शर्मा। तो रोने में शर्म आती, लाज लगती है, शर्म आती है। तो रोपड़ स्थल है और सतलज नदी के तट पर है और उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अब दोस्तों अगला स्थल है लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। तो देखिए दोस्तों जब लाभ होता है तो व्यक्ति रंग दिखाने लगता है। तो लाभ लाभ से याद रखेंगे ल से लोथल, ल से लोथल, भ से भोगवा। लाभ होता है तो व्यक्ति रंग दिखाने लगता है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और रंग दिखाने लगता है से याद रखेंगे कि रंगनाथ राव, लाभ हुआ तो रंग दिखाने लगे। तो लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर है और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। अब दोस्तों अगला स्थल है आलमगीर पुल। आलमगीर पुल हिंडन नदी के तट पर है
और इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि आल डन हुआ यज्ञ, आल डन हुआ यज्ञ। आल 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 से याद रखेंगे आलमगीरपुर, और डन से हिंडन, हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर हुआ है, और डन हुआ यज्ञ। तो इसको याद रखेंगे कि यज्ञ से हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, आल डन हुआ यज्ञ, आल यज्ञ का आल चीज हुआ, डन हुआ, पूरा हुआ, तो यज्ञदत्त शर्मा। अब दोस्तों अगला स्थल है सूतकांगेडोर। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, डोर से दास को बांधो टाइट, डोर से दास को बांधो टाइट। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, डोर से सूतकांगेडोर स्थल, और दास, डोर से दास को, तो दास नदी के तट पर सूतकांगेडोर बसा हुआ है, और उसकी खोज करता है स्टाइन। डोर से दास को बांधो टाइट, टाइट से आ जाएगा स्टाइन, तो इसके खोज करता है ऑरेल स्टाइन। अब दोस्तों अगला स्थल है बनावली, जो कि रंगोई नदी के तट पर बसा हुआ है, और जिसके खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कि बन गई बेस्ट, जो बन से चीज बनाई जाती है तो वो चीज बहुत बेस्ट बन जाती है। बन से जो कई रंगों को मिला के चीजें बनाई जाती है वो बहुत बेस्ट बन जाती है। तो इसकी ट्रिक है बन गई बेस्ट। तो बनावली और गई, गई मतलब रंगोई नदी के तट पर है, बन गई बेस्ट, बेस्ट से याद रखेंगे रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। अब दोस्तों जो अगला स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, जिसके खोज करता है जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है कि धुल लेनी चाहिए जो चीज़ जार में रखी है वो चीज़, तब वो हो जाती है पेस्ट। तो धुल से याद रखनी है धौलावीरा, और लेनी से याद रखनी है लूनी। धौलावीरा लूनी नदी के तट पे है, और जाल से याद रखना है जोशी, जेपी जोशी, और जो चीज़ रखी है बेस्ट, बेस्ट से याद रखेंगे रविंद्र सिंह बिष्ट। अब रखी दोस्तों तो धुल लेनी चाहिए जार में जो रखी है जो चीज़ वो हो जाती है बेस्ट। तो धौलावीरा धुल से हो जाएगा धौलावीरा, और लेनी से लूनी, और जो जाल से हो जाएगा जोशी, जेपी जोशी, हो जाती है बेस्ट, हो जाती है बेस्ट से हम याद रखेंगे रविंद्र सिंह बेस्ट। तो धौलावीरा लूनी नदी के तट पे है, धुल लेनी जिसकी ट्रिक है चाहिए जार में जो चीज़ रखी है बेस्ट। तो जार में जो चीज़ रखी है बेस्ट से हो जाएगा जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट। और अगला स्थल है सुतका को, जो सादिकौर नदी के ट्रिक पर है, और जिसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स, जिसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। तो दोस्तों याद रखें कि निकाह शादी करो जज को डेट्स बता के, इसकी ट्रिक है निकाह शादी करो जज को डेट्स बता के। दोस्तों आजकल जो निकाह शादी होता है उसमें वो पेपर पे होता है, तो पेपर पे होता है मतलब कि जज को डेट्स समझ लीजिए कि बता के होता है, जज को डेट्स बता के होता है।
तो निकाह, शुद्ध का कोह से याद रखेंगे निकाह, और शादी कौर से निकाह शादी करो जज को डेट्स बता के। तो जज को डेट से हो जाएगा जॉर्ज डेल्स। तो निकाह, और ये शादी कौर नदी के तट पे है, और जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। ट्रिक है निकाह शादी करो जज को डेट्स बता के। तो दोस्तों आइए अब हम इसकी सीमा के बारे में जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की सीमा उत्तरी कहाँ पे थी, दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी, पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी। तो दोस्तों जैसे हम दिशाओं को याद रखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसी तरह इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद रहे। तो दोस्तों याद रखेंगे कि इसको ऐसे कि मारो किसी को अगर दम से मारो, दम से तो वो गिर जाएगा, फिर उसको डोर से बांध लेंगे। मारने पर किसी को दम से वो गिर जाएगा और उसको डोर से बांध लेंगे। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे इसको याद करेंगे। तो मारो, मारो से हो जाएगा मांडा, और दम से हो जाएगा दायमाबाद, और गिर जाएगा तो इससे आलमगीरपुर को याद करेंगे, और फिर उसको डोर से बांध लो तो सुतकांगे डोर। दोस्तों इस सभ्यता का लगभग क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, और ये सभ्यता त्रिभुजा काल थी। आइए दोस्तों अब इससे जो हमने पढ़ा है इससे जुड़े कुछ प्रश्न को देख लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से हमें याद हो जाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। आदि ऐतिहासिक काल मतलब कि वो काल जिसके लिखे हुए साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस का काल क्या माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं लोथल और सुतकोतदा। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं लोथल और सुतकोतदा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है। सिंधु सभ्यता में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है। दोस्तों इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ग्रिड पद्धति, मतलब घरों को एक लाइन में बनाया गया था। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता में तौल का कौन सा अनुपात प्रचलित था। तो 16 का अनुपात प्रचलित था दोस्तों।
सिंधु वासियों में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिंधु वासियों में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। सिंधु वासियों में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। अब देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु पूजनीय था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां, सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी है? सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल गेहूं और जौ है दोस्तों, गेहूं और जौ। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित थे? तो दोस्तों, मैंने ट्रिक में बताया था कि दोनों दड़ों जिनके अंतिम में दड़ों लगा है, वो स्थल दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। दोनों स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अब दोस्तों देखेंगे, लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों, मैंने लोथल की ट्रिक बताई थी कि लाभ मिल जाता है तो व्यक्ति रंग में आ जाता है। तो लाभ से मैंने बताया था, ल से लोथल, भ से भोगवा, ये भोगवा नदी पर है और लाभ मिलने पर व्यक्ति रंग में आ जाता है। तो रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, ये दोनों सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि धुल लेनी चाहिए वो चीज़ जो जार में रखी है, तो वो हो जाती है पेस्ट। जार में जो चीज़ रखी है उसको धुल लेने से वो हो जाती है बेस्ट। तो धुल से हो जाएगा धौलावीरा और लेनी से लूनी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है धौलावीरा। और जिस चीज़ को धुल लेते हैं वो हो जाती है बेस्ट। तो जिस से याद रखेंगे जेपी जोशी, और हो जाती है बेस्ट से याद रखेंगे रविंद्र सिंह बिष्ट। तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके धौलावीरा के खोजकर्ता हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा का दोस्तों ट्रिक बताया था कि कुछ लोग घिल जाते हैं अमल में, तो कुछ लोग घिल जाते हैं। तो घिल से याद रखेंगे, घिल से जोड़े थे घग्गर। ये कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो अमल में घिल जाते हैं तो बीवी उनको मारती है थप्पड़। तो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे और बीवी लाल एवं बीके थापर, 3 लोग इसके खोजकर्ता थे दोस्तों। इस तरह से ट्रिक मैंने बताई थी। तो दोस्तों अगला 19वां प्रश्न है, रोपड़ स्थल की खोज किसने की थी? तो बताया था दोस्तों, कुछ लोग को रोने में लाज लगती है, शर्म आती है। कुछ लोग को रोने में लाज लगती है, शर्म आती है। तो लाज लगती है, शर्म आती है। लाज से मैंने सतलज को जोड़ा था और शर्म आती है इसके खोजकर्ता शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा को जोड़ा था। तो इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों अगला 20वां प्रश्न जो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब जोड़ने की बात होती है तो कुछ लोग खल डालते हैं। तो इससे याद रखेंगे दोस्तों, राखल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, राखल दास बनर्जी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था ट्रिक कि कुछ लोग खिल जाते हैं अमल में तो बीवी मारती है थप्पड़। तो अमल और बीवी और थप्पड़, जब अमल में गिर जाते हैं तो बीवी मारती है थप्पड़। कुछ लोग जब अमल में गिर जाते हैं बीवी मारती है थप्पड़। तो इसका याद रखें दोस्तों, अमलानंद घोष,
बीवी लाल और बीके थापड़ इसके खोजकर्ता थे। कालीबंगा को मैंने दोस्तों कुछ से रिलेट करके बताया था। अब दोस्तों देखेंगे अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आसान सा ट्रिक है कि रंगपुर के आगे रंग लगा है और इसके खोजकर्ता के आगे भी रंग लगा है, तो इसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि धौलावीरा स्थल की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था दोस्तों कि धुल लेनी चाहिए वो चीज़ जो जार में रखी है तो हो जाती है बेस्ट। तो जार और बेस्ट से मैंने जोड़ा था जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट को, और धुल लेनी से जोड़ा था धौलावीरा और लूनी नदी को। तो जार में रखी हुई चीज़ धोने से हो जाती है बेस्ट, तो इससे मैंने जोड़ा था जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आलमगीरपुर स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों इसको मैंने बताया था आल डन यज्ञ। तो इसके खोजकर्ता आल डन यज्ञ तो आलमगीरपुर की हिंडन नदी के तट पर दोस्तों इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। इसके खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। इसके खोजकर्ता हैं दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों इसमें मैंने लगभग वनडे एग्ज़ाम में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर किया है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं इससे जुड़े इन स्थलों से जुड़े जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इससे जुड़े करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।